दानिश भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, सेम हियर। मेरी एक दिली तमन्ना थी, बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कह लीजिए जी कि आपके साथ बैठ के गुफ्तगू की जाए जी, और पॉडकास्ट के स्वरूप में जी। आज मौका है। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू उमर भाई जी। जो ये मौका मिला। तो हुआ यूं कि पिछले हफ्ते मुझे आपकी बहुत याद आई। अच्छा, उम्मीद है आपको हिचकी आई होगी। नहीं, मुझे आती रहती है इसकी। तो हुआ यूं हाँ कि हम एक प्राइवेट बैंक में चले गए जी, और हम प्रीवी लीग के कस्टमर हैं। हाँ। तो हमारी अच्छी खातिर हुई। हम्म। एक जैकेट वाला बंदा आया और हाँ। पानी वानी पिलाया। मैंने बोला भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे कोई फंड्स भेजने हैं। तो उसने मेरी बात तो सुनी, लेकिन वो ही ट्राइड टू सेल मी अ प्रोडक्ट व्हिच आई डिडंट वांट। और बंदे के पास मैं बोल भी नहीं सकता कि पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसको तब उसका सब मेरा रिकॉर्ड आपका सब देख रहा है वो। हाँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, कितना एफडी है। हाँ। देन आई कुड रिलेट टू यू कि दानिश भाई ने जॉब क्यों छोड़ा। आई कुड रिलेट टू इट जी। तो आपने जॉब तो छोड़ दिया जी। और आप यू आर वेयरिंग मेनी हैट्स, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, पोएट, मेंटर, टीचर, कोच, बाप रे कितने सारे एंड सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो पड़ाव हैं आपके जीवन में। हाँ, ये मंजिल नहीं है। यू आर एसेंशियली अ स्टोरी टेलर। तो आपकी मंजिल क्या है? यू बिलीव कि जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? ये आपने ऐसा सवाल पूछा है अनिल भाई कि बड़े बड़े फ़लसफ़ी जो हैं इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं, जहां अगर आदमी कोई ये सवाल करता है कि आपका ज़िंदगी में पर्पस क्या है या आपका मकसद क्या है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है ज़िंदगी में, और वो मकसद ये है कि हम अमानत, जो हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें एक अमानत मिली है, वो है ये धरती, और हमको ये अमानत आगे वाले जनरेशन को पास ऑन करनी है। तो हमारा दायित्व सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो ज़मीन, जो धरती हमने इनहेरिट की थी, जो अगले जनरेशन को हम पास ऑन कर रहे हैं, इट शुड बी एटलीस्ट इफ़ नॉट वर्स, इफ़ नॉट बेटर देन नॉट वर्स देन व्हाट वी इनहेरिटेड इट। तो कम से कम हम दुनिया ख़राब करके तो अपने अगले जनरेशन को ना दें। बिल्कुल सही। और अगर हम दुनिया ख़राब करके दे रहे हैं तो उसका मतलब हम कहीं फेल हो गए हैं। So I think that is all that our purpose is, that what we inherit, when we pass on to the next generation, we ensure that we pass off it in a better situation, in a better position. ये आपने सही फरमाया, लेकिन मुझे एक है ना किस्सा याद आया कि पढ़ा था मैंने, और साहिर साहब के कंटेक्स्ट में ही है जी। उन्हें एक जर्नलिस्ट ने पूछा व्हेन एंड वेयर वेर यू बोर्न। बड़ा ही रवायती सवाल है, ये भी पूछ लेते क्यों पैदा हुए। तो मतलब जो पर्पस इन लाइफ जो होता है, जैसे आपकी जर्नी में फॉलो कर चुका हूँ, आपके बारे में पढ़ा है, लिखा भी है, सोशल मीडिया पोस्ट पे देखा भी है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, वहाँ 5 साल आप बैंक में काम करने के बाद ऊब गए थे। देन यू स्टार्टेड लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स कि मैं और क्या कर सकता हूँ, एंड देन यू डिस्कवर्ड एक्टिंग, थिएटर। तो जब आपने बैरी जॉन सर के एकेडमी में ट्रेनिंग ली और आपको लगा कि यही मेरा ये मुझे पसंद आता है और शायद इसी में मेरा करियर है, तो आप तदबीर या तकदीर किस में बिलीव करते हैं? देखिए, एक बार किसी ने मौला अली से सवाल किया कि हमारा फ्री विल है और कितना हम बाउंड हैं। तो मौला अली ने कहा कि एक पैर हवा में उठाओ, उसने उठा लिया। कहा दोनों पैर उठाओ, कहा नहीं हो सकता। उसने कहा बस यही है हमारी लिमिटेशन। एक पैर हम हवा में उठा सकते हैं, ये फ्री विल है। दोनों पैर हवा में नहीं उठा सकते, ये हमारी लिमिटेशन है, वी आर बाउंड है। सो आई थिंक हम में से हर इंसान की ज़िंदगी जो है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सम लक प्लेइंग चांस, गिविंग अस अ चांस, एंड सम आवर ओन हार्ड वर्क। तो अब ये आपके ऊपर है कि कितना आप ज़िंदगी को सिर्फ आराम से बैठ के और जो आ जाए सामने बस वही है, और कितना आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तो दोनों का मैं कहूँगा कि एक प्रोपोर्शन है। इट इज़ अप टू यू हाउ यू कार्व योर ओन वे आउट,
and while you're carving your way out, how much luck favors you and brings you to a place which will eventually be beneficial to you. तो तदबीर और तकदीर दोनों जो है वो बराबर चलती है, जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली तदबीर पे काम हो रहा है और ऐसा नहीं है कि तकदीर का कोई इसमें हाथ नहीं है। देखो फिर शायरी साहब काम आ गए, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। हाँ। वो गाना है शायद वो हाँ बिल्कुल, प्ले में नाटक देख में। चुका हूँ सर, जी, अभी जी, दोबारा देखने का मौका मिल रहा है। तो वो यही है कि अगर देखिए क्या है ना कि अगर आप तदबीर से काम लेना शुरू कर दें, एक बहुत बड़ी आपको चीज़ अता की है कुदरत ने, वो है आपकी अक्ल। अक्ल, अगर इंसान अक्ल से काम करने लगे तो अपने आप वो रास्ता बनाना शुरू कर देगा और वो देखेगा कि तकदीर उसकी संवरनी शुरू हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर तकदीर टू डू थिंग्स टू यू, विच मीन्स फेट, जो लोग तकदीर नहीं समझ रहे हैं, कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर फेट टू डू थिंग्स टू यू, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फेट एंड टर्न योर फेट अराउंड। वेरी ट्रू। तो जैसे आपको दास्तान गोई की जर्नी आपने शुरू की जी दिल्ली में, जी। तो व्हाट मेड यू कम टू बॉम्बे? बिकॉज आई विल आस्क यू वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। हाँ। अभी गुलजार साहब का इंटरव्यू लिया जी। सलीम भाई ने जी टाटा थिएटर में। हाँ उनकी बुक रिलीज हुई है जी। मुंबई पे, हमची मुंबई। तो सलीम साहब ने पूछा बॉम्बे कैसे आए? फ्रंटियर मेल में आया। इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि कैसे आए, व्हाट मेड यू कम टू मुंबई, हाउ यू डिड यू कम टू मुंबई? एंड इट वाज आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, राइट? हाँ 2014 में मैं बम्बई आया और नौकरी आपने कब छोड़ी? 2002 में। 2002 में। अच्छा, तो काफ़ी मतलब 12 साल के बाद आए। हाँ, मैं वहीं दिल्ली में ही थिएटर करता था और दिल्ली में ही काम करता था। और कभी कभी होता है ना अनिल भाई, आपका आबूदाना उठ जाता है कहीं से, और जब आपका आबूदाना उठ जाता है तो क्या आप वहीं सर फोड़ते रहिए या फिर आप अपनी कदम जो है बाहर निकालिए और देखिए कि कहीं और, अब लगता है कि यहाँ वक्त ख़त्म हो गया, अब कहीं और निकलना चाहिए। तो दिल्ली मेरे ख़्याल से एक ऐसे ही शहर था जहाँ मुझे लगा कि मेरा आबूदाना उठ गया है यहाँ से। अब इस शहर में ज़्यादा स्कोप है नहीं और अगर मुझे कुछ और करना है तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये हुई थी कि तब तक मैं 3 पिक्चरें कर चुका था। अच्छा, कौन सी? तो पीपली लाइव, धोबी घाट और आंखों देखी। 2 तो आमिर खान प्रोडक्शन। हाँ, और आंखों देखी रजत कपूर की। तो ये तीनों पिक्चरें मार्केट में आ चुकी थी, तो लोग सिनेमा में थोड़ा पहचानने लग गए थे, तो सिनेमा का काम भी आने लग गया था। और उस वक्त ये सब तो कोविड में स्टार्ट हुआ, सेल्फ टेस्ट और वीडियो पे बात कर लें, और उस टाइम तो इतना नहीं था। तो जब लोगों को पता लगता था कि मैं बम्बई में नहीं रहता, दिल्ली में रहता हूँ, तो वो वैसे ही फ़ोन रख देते थे। तो मुझे समझ में आया कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेल करनी है तो आपको बम्बई शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यही सब 2-4 चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हुई और मुझे लगा कि अब बम्बई चलना चाहिए। तो मैं 2014 में यहाँ बम्बई आया। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये है कि मेरे ग्रैंड अंकल थे डॉक्टर राई मासूम रज़ा। तो उनकी एक नावल है सीन 75, उसका पूनम सक्सेना जी हैं, उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया हिंदुस्तान टाइम्स में, वो कल्चरल एडिटर हैं। तो वो जब उसका अनुवाद कर रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसमें एक फॉरवर्ड या आफ्टरवर्ड लिखूं उस नावल का। तो मैं ज़रा हैरान हुआ, मैंने पूनम जी से पूछा, मैंने कहा पूनम जी इसमें मतलब मैं क्यों? और एक से एक विद्वान लोग हैं जिन्होंने राई साहब के ऊपर काम किया है, हिंदी लिटरेचर पे काम किया है, आप किसी और से लिखवाइए, मैं क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपकी और उनकी जर्नी बहुत एक जैसी है, और ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि एक ही ख़ानदान के 2 लोग सेपरेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 50 years हैव अ सिमिलर जर्नी। कि वो अलीगढ़ में पढ़ाते थे, एकेडमिक थे, और कुछ हुआ, वो छोड़ के आए, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो आए और बम्बई आए, उन्होंने फिल्म राइटिंग स्टार्ट की और उसमें उन्होंने अपना नाम किया। और आप दिल्ली में रहते थे, बैंक था, और आपके साथ भी कुछ हादसात हुए और आप आए छोड़ के यहाँ बम्बई, और फिर आपने भी अपना सिनेमा और इस दुनिया में नाम किया। तो उन्होंने कहा मुझे ये पैरेलल बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि 2 people फ्रॉम द सेम फैमिली have a similar journey, which is kind of 50 years apart. And I said I had never thought like that. तो I was very surprised when जब उन्होंने मुझसे ये बात कही, तो मैंने कहा अच्छा मैं अब इस बात पे आफ्टरवर्ड इस किताब का लिखूंगा, जो मैंने लिखा और फिर वो सीन 75 में पब्लिश हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। आपको तो डॉक्टर आकाश खुराना पता ही होगा, थिएटर और फिल्म से जुड़े हैं।
उन्होंने एक बहुत दिलचस्प किताब लिखी और ही इज़ अ पीएचडी इन एचआर। जी, जब मुझे मौका मिला उनसे बातचीत करने का एज अ हम उनको बिग डैडी कहते हैं। हाँ, तो उन्होंने बहुत दिलचस्प किताब लिखी है मेंटर मॉर्फोसिस। हम्म, वो मेंटर मॉर्फोसिस में उन्होंने ही हैज आइडेंटिफाइड 22 टाइप्स ऑफ मेंटर्स, स्पेशल पर्पस मेंटर, डिस्टेंट मेंटर, वन टाइम मेंटर, so many of them. So essentially what he's saying is anybody who motivates to do well, motivates you to do well in life is a mentor. So in this context, I would like you to share some of the people who have had an influence on you in your career. Inspiration and influence both, whether you work with them or not. मैंने ऐसा अनिल भाई किसी मखसूस शख्स को या किसी इंडिविजुअल को तो अपनी ज़िंदगी में मरकज़ नहीं रखा कि मैं ये कहूँ सबकॉन्शियसली शायद कि मैं उसको देख के कहूँ। पर अब जैसे उम्र गुजरती जा रही है मुझे समझ में आ रहा है कि जो लोग शिकायत नहीं करते और काम करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम शिकायत करना कम कर दें और असल काम पे तवज्जो दें तो फिर आपको लगता है कि हाँ इस आदमी में कुछ बात है। जैसे इरफान भाई सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जिस तरह से उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा, स्ट्रगल की और फिर वो एक इतने शानदार आर्टिस्ट बने और वो बहुत हद तक हम जैसे बहुत से लोगों के लिए मिसाल है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो मुझे अब वही लोग पसंद आते हैं जो शिकायत कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। अच्छा, और इंस्पायर करते हैं मुझे। वेरी गुड। तो मुझे आपसे पूछना था और काफ़ी दिन से मेरे दिन में था कि आपसे पूछूं ये बैकस्टेज विद दानिश जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये नया इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से। वो एक चीज़ बताइए, और हाउ डू यू गो अबाउट मेंटरिंग सीरियस पीपल हु हैव पोटेंशियल टू बिकम सक्सेसफुल एज आर्टिस्ट और इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। बैकस्टेज जो है वो अनिल भाई ऐसे शुरू हुआ कि कुछ साल 1.5 साल पहले मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं जब इस शहर में आया था 2014 में तो मैं रिलेटिवली नोन आर्टिस्ट था। लोग मेरे काम से वाकिफ़ थे और लोग जानते थे मैं कौन हूँ। मुझे उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे दिन होते थे जहाँ आदमी सेल्फ डाउट में चला जाता था, स्केप्टिसिज्म में चला जाता था, या सोचता था क्या मैं एक्चुअली कर पाऊँगा कि नहीं, अपनी ज़िंदगी बना पाऊँगा कि नहीं। तो मुझे ये एक दिन ख्याल आया कि वो लोग जो निरा अनजान लोग हैं, जिनको कोई नहीं जानता है और जो पॉसिबली घर से लड़ के आए हैं और इस शहर में आए हैं, और ये बहुत ही ग्रोलिंग और महंगा शहर है, यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किससे बात करते होंगे, ये कहाँ जाते होंगे, इनका एक्सेस कहाँ है, इनकी रसाई किसके पास है। तो मुझे लगा कि मे बी आई कैन क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर आई इनवाइट दीज आर्टिस्ट एंड से कि भाई आप अपनी दिल की बात आके यहाँ कहें, जो भी अच्छी बुरी, ट्रायम्फ, फेलियर, स्ट्रगल, व्हाटएवर जो आपके साथ गुजर रही है, यू कम एंड यू शेयर इट एज एन इंटीमेट आर्टिस्ट स्टोरी टेलिंग। मतलब आप एक इंटीमेट सेटिंग में फेलो आर्टिस्ट को अपनी कहानी। तो 1.5 घंटे के अंदर कितने पार्टिसिपेंट? तो 8 पार्टिसिपेंट हैं, 2 घंटे का होता है और हर पार्टिसिपेंट को कुछ 10 मिनट का वक्त मिलता है। अच्छा। और उसमें कोशिश ये है कि जो भी टिकट के प्रोसीड्स हैं आई गिव इट बैक टू द आर्टिस्ट। वंडरफुल इनिशिएटिव। तो एंड ऑल्सो काइंड ऑफ in some sense community building where artists kind of share things with artists, they meet each other। और अभी हमारे 5 एडिशंस हो गए, कल हमारा 6ठा एडिशन है, and there has been repeat audience। There are people who just love the idea and initiative, so they ensure that every time backstage happens they come. Some of the artists have performed repeatedly. Some of the people who first came as an audience then became performers. Some of the performers, they came as performers and now they just come and sit as audiences. So it is a kind of an initiative to create a healthy community, और जहाँ इंसान को ये ना लगे कि भाई मैं अकेला हूँ। आप अकेले नहीं हैं, इस शहर में बहुत है इसी एक ही नाव पे सवार, और हम सब एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे हैं।
तो ये तो हो गया बैकस्टेज। लेकिन किसी को करियर करना है और इज लुकिंग अप टू यू एज अ मेंटर, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे, आपको कैसे अप्रोच किया? भाई गालिब का शेर है, हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना, है ना। हम खुद सीख रहे हैं, हम किसी को क्या सिखा पाएंगे, चलो साथ में सीखते है ना। हैं, ऐसा तो हो लेकिन सकता हाँ ये है कि भाई आप साथ में चलें और 2 ईंटा हम उठाएंगे, 1 ईंटा आप भी उठा लीजिएगा, शायद 3 ईंट उठाने में एक इमारत बन जाए हमारी। अच्छा, यही है बस। मेरे ख्याल से आपने एक वर्कशॉप भी किया था, एक ही बार किया था एक ही बार किया था। बड़े आपको करना चाहिए। बड़ा जब जोर लगाया लोगों ने हाँ। कि आप भी कुछ करिए, कुछ सिखाइए, तो मैंने एक कस्सेबाजी की, स्टोरी टेलिंग की एक वर्कशॉप की थी। अच्छा। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो दोबारा करेंगे तो जरूर बताना हमारे इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसी है अनिल भाई हाँ। कि दोबारा किया जाएगा। हाँ। और अगर आप लोग इसी तरह से हौसला अफजाई करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे उसको। बिल्कुल सर। और देखिए सर, बंगाल और महाराष्ट्र में थिएटर की ट्रेडिशन है, कल्चर है, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर। तो अभी पिछले 1 साल में मैंने थिएटर से जुड़े हुए लोगों ने जो किताबें लिखी वो पढ़ी। वो अमोल पालेकर, चित्रा पालेकर, फिर वो चंद्रकांत कुलकर्णी हैं, उन्होंने भी किताब लिखी है, सोनाली कुलकर्णी ने सो कूल लिखी है, अमृता सुभाष ने किताब लिखी है, तो गिरीश कर्नाड की बुक पढ़ी मैंने। और क्या है कि जब मैंने ये 3 किताबें जो पढ़ी, अमोल पालेकर, चित्रा पालेकर और गिरीश कर्नाड की, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बिकॉज ऑल 3 हैव बीन कंटेम्प्रेरीज एंड दे हैव शेयर्ड सच इनसाइट्स। तो मुझे, आई एम नॉट अ थिएटर पर्सन, लेकिन काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी स्टोरीज मुझे समझ में आई, अच्छी लगी। आप इतने अच्छे राइटर हैं, आप भी मेमोइर्स लिखने का सोच रहे हैं? सोचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ये दबाव मेरे ऊपर कुछ 4-5 साल से है, फ्रॉम वेरियस पब्लिशर्स, फ्रॉम वेरियस लिटरेरी एजेंट्स, दैट दानिश साहब आप लिखिए। इरादा तो मेरा है कि कुछ लिखा जाए, लेकिन अब क्या, कैसे, किन माहौल में। देखिए राइटिंग एक डिसिप्लिन है, मुझे वो डिसिप्लिन इनकलकेट करना पड़ेगा। क्या है कि मैं याद करने में, चीज़ों को हिफ्ज़ करने में, परफॉर्मेंसेस की तैयारी में इतना मशगूल हो जाता हूँ, बिकॉज प्राइमरीली आई सी माई सेल्फ एज एन एक्टर, तो एंड देन एज अ डायरेक्टर, तो राइटर पार्ट जो है वो पीछे हो जाता है। बट इन ऑर्डर टू डू सम काइंड ऑफ अ सीरियस राइटिंग, स्पेशली वेयर यू वांट टू राइट अ बुक, इट रिक्वायर्स, वी.एस. नायपॉल साहब कहते थे कि आप रोज़ 2 घंटा कम से कम लिखिए, चाहे कुछ आपके दिमाग में आए चाहे ना आए, आप बैठ जाइए कागज़ के ऊपर और लिखिए। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू नीड फॉर बीइंग अ राइटर, एंड आई थिंक आई विल हैव टू फाइंड आउट टाइम एंड डू दैट, वेयर आई बेसिकली हाइव ऑफ 2 hours पर डे एंड राइट समथिंग। नहीं तो उसमें मैं अपना सजेशन तो नहीं, लेकिन जो दूसरों ने किया है उसके बारे में नहीं, आप बताता हूँ। दीजिए बिल्कुल सजेशन, सर आंखों पे। जैसे सोनाली या अमृता जो हैं, दे स्टार्टेड राइटिंग कॉलम्स, वीकली कॉलम्स फॉर लोक सत्ता, और जब आप 100 बार लिखोगे तो किताब बन जाती है। जैसे रिसेंटली व्हेन आई वाज लिसनिंग टू जावेद साहब, ही हैज कंपाइल्ड दोहास ऑफ वेरियस सेंट्स, जैसे कबीर हो गए या फिर रहीमन हो गए, तो उन्होंने भी कुछ दोहे लिखे हैं। तो बोले आप ज़्यादा क्यों नहीं लिखते? तो बोले मैं 100 जब लिखूंगा तो एक माइलस्टोन बन जाएगा, एक किताब छपेगी, तब सीरियसनेस आएगा। तो आप कॉलम्स लिखना अगर शुरू करेंगे, हम तो पहले पढ़ेंगे ही सर, है ना, तो अगर आप मुनासिब समझे तो कल से ही शुरू कर दीजिए। थैंक यू, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल। तो जहाँ बिल्कुल, क्योंकि आप फिल्म और थिएटर से जुड़े हुए हैं, जैसे आप जो मेहनत करते हैं तो आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, आजकल वैसे ही लोगों की वोकैबुलरी कम हो रही है, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, जैसे किस्सेबाजी हो गया या कोई भी 1 एक्ट प्ले करते हैं, मोनोलॉग करते हैं, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड मेमोरी। तो मुझे याद आता है कि मैंने लास्ट प्ले जो देखा था गिरीश कर्नाड साहब का, फ्लावर्स, और अजीत कपूर करता था, 80 मिनट तक बंदा बात कर रहा है, ही होल्ड्स योर अटेंशन। करेक्ट। तो मुझे इतना प्ले पसंद आया, तो मैं अपने दोस्त को ले गया, चलो आई विल ट्रीट यू, बाद में डिनर पे ले जाऊंगा।
प्ले खत्म होते ही बोला, दिस इज अ पनिशमेंट, यू आर सपोज्ड टू गिव मी अ ट्रीट। तो थिएटर सबकी बस की बात ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, नहीं वो ये बात आपकी सही है। और क्या है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर्म्स, तो अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो गया है। बिल्कुल। और हर आदमी की बस की नहीं है कि वो 90 मिनट 2 घंटा सिर्फ एक जगह बैठ के 1 2 3 आर्टिस्ट को सिर्फ सुने, उनको परफॉर्म करते हुए देखे। तो उसके लिए भी थोड़ा आपको, आपके अंदर भी थोड़ा एक सहृदय और थोड़ा रसिक होना चाहिए कि आपके अंदर भी रस है, कि आप वो रस लेने के लिए वहाँ स्टेज पे, मंच पे पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि यही कोशिश हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, और जो कि मेरी मुसलसल कोशिश रहती है कि कैसे मैं 90 मिनट बांध के रखूं। बिल्कुल। कि मेरी पूरी, जिसे कहते हैं, जर्नी यही रही है, ये खोज यही रही है कि अगर मैं 80 मिनट 90 मिनट कहानी सुना रहा हूँ स्टेज पे, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस को ड्रैग करे, बिल्कुल सही। और वो उस पर फंसे रहे। तो वही कोशिश रहती है मेरी। अब कितना कामयाब हुआ कितना नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग जब देख के जाते हैं शो तो काफ़ी मुतासर होते हैं और बाद में आके तारीफ़ भी करते हैं। तो उससे मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं कहानी अच्छी सुना रहा हूँ। बिल्कुल सर। आपने तो विटनेस किया हुआ है। और किस्सेबाजी 2 बार देख चुका हूँ, जी, तीसरी बार जरूर आऊँगा। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। तो अब जब थोड़ा सा साहिर साहब के बारे में बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, शायद आपने पढ़ी होगी। जी। एक बंदा है अक्षय मानवानी, जी 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 द पीपल्स पोएट, जी और उससे मैं मिला भी था। जी। उसने बहुत बहुत अच्छी किताब लिखी है। तो मुझे ताज्जुब भी है, खुशी भी है कि साहिर साहब ने लिखे हुए जो गाने हैं वो आज तक रेलेवेंट है। धुरंधर देख लीजिए, सबसे फेमस जो गाना है, साहिर ना साहब तो का कारों गाना। की तलाश है। जी। तो यही नहीं, रीमिक्स भी बहुत हो रहा है। जैसे कोई अजय सावकर का नाम का बंदा है, वो लफ्ज़ थोड़े से चेंज करके वो गाने गाता है। अच्छा। तो और जैसे अभी ये जो लेडी है ना अपनी कविता जी, जी। कविता सेठ, उन्होंने एक एल्बम निकाला था रेट्रो, रेट्रो का कुछ एल्बम था। उसमें उन्होंने साहिर साहब का एक कवाली थी जो ली, उसमें शी चेंज द वर्ड्स। देख लें, वो अमेजोन म्यूजिक पे आपको जरूर मिलेगा। तो अब जैसे जहाँ तक गोवा का इवेंट का सवाल है, जो आपका एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें मेरे ख्याल से 18-20 गाने हैं, किस्से हैं। और मैं कहीं आपका इंटरव्यू देखा, उसमें कहा कि उसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है गाने चेंज करने की, है ना, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। मोर देन दैट, वो गाने किसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं वो नाटक के अंदर। तो एनेक्डोट्स चेंज कर सकते हैं आप? नॉट रियली। नहीं, क्यों पूछ रहा हूँ, हमारे जैसे जो दोबारा आना चाहिए, रिपीट ऑडियंस जो है बहुत है सर आप। नहीं, वो देखिए क्या है ना, अब नाटक जो है वो नाटक होता है ना। अभी आप ब्रेख्ट का नाटक नहीं चेंज कर सकते, आप शेक्सपियर का नाटक नहीं चेंज कर सकते। हबीब तनवीर ने जो लिखा है वो नाटक ही है। तो इट इज़ बिकॉज इट्स अ नाटक, इट्स नॉट लाइक अ गैग कि भाई आज हमने ये सेट गिरा दिया, ये सेट डाल दिया, जैसे एक कॉमेडियन करेगा। वो इट्स नॉट अ ओपन प्रोग्राम इन दैट सेंस। तो वो एक नाटक की तरह है जो जिसका एक स्टार्ट है, एक मिडिल है, एक फिनिश है, और उसमें गाने जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। तो दैट थिंग विल रिमेन देयर, बिकॉज अगर मैं उसको हिलाऊंगा तो फिर मुझे पूरा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक एनेक्डोट गिरा दो, कोई और एनेक्डोट लिख लो, या एक गाना गिरा दो, कोई और गाना ले आओ। तो वो ज़रा नाटक के फॉर्मेट में मुश्किल होता है। अच्छा, इफ़ इट इज़ अ टॉक देन यू कैन चेंज इट कि भाई चलो आज ये गाना सुना देते हैं, आज ये गाना नहीं सुनाते हैं। तो ये ज़रा, और मुझे नहीं लगता कि आपका रिपीट वैल्यू कुछ कम होगा। आप तीसरी बार भी आएंगे तो आपको साहिर नाटक उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा। See, among many of your plays that I have seen, it is one of the most lavish in terms of scale. काफ़ी स्टेज पर इतने सारे लोग हैं, लाइव म्यूजिक है। तो आप जब अलग अलग वेन्यूज़ पे करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कतें तो आती होंगी ना, टू बिकॉज इतने जैसे आप टाटा पे करते हो तो काफ़ी जगह है करने के लिए। वो एडजस्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन, अब जैसे यहाँ मल्हार इन द सी में जब हम लोग करेंगे तो स्टेज बनाया जाएगा बॉल रूम में ताज एक्सोटिका के, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट हैव द डायमेंशंस व्हिच लेट्स से टाटा थिएटर हैज़ और पृथ्वी थिएटर हैज़। वी विल हैव टू एडजस्ट द स्केल टू दैट। पर वो ऐसा मतलब इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। वो वी कैलिब्रेटेड, वी रियलाइज़ कि हाँ भाई जब अगर शो ट्रैवल करेगा तो चीज़ें इस तरह से अदला बदली होगी, कुछ कहीं कमी होगी, कहीं ज़्यादा होगा, और उसी हिसाब से हम उसे एडजस्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी आप काफ़ी जेन जी से
रिलेट करते हैं। मैंने देखा परसों हमारा दिल्ली 1946 जब हम बात कर रहे थे, काफ़ी यंगस्टर्स इंतज़ार कर रहे थे कि कब दानिश भाई फ्री हो और कब मुझे बात करने का मौका मिले। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि थिएटर में पैसा नहीं है, फिल्मों में पैसा है। थिएटर लोग अब अपने तो फिल्मों में भी नहीं है, अब तो फिल्मों में भी नहीं है, कम है, मतलब वही 4-5 आदमी कमाते हैं बस ऊपर के। मीडियोक्रिटी सेल्स आई थिंक। तो मैं क्या रिलेट करना चाहता हूँ कि जो जेन जी पीढ़ी है ना, वेरी डिफिकल्ट, बट एक बार उनको कोई चीज़ पसंद आ गई, वो पैशनेटली उन्होंने एम्ब्रेस कर ली, तो देन दे गो ऑल आउट। मैं एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बोला मराठी थिएटर में भी कहाँ पैसा है, 500 रुपये का टिकट है। पिछले हफ्ते मैंने एक बहुत अच्छा प्ले देखा, आप जरूर जाइएगा। प्ले का नाम है ठरलय फॉरएवर। तो उसमें क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इतना सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, LED स्क्रीन्स है, ग्राफिक्स है, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। वो कहानी क्या है, वही है, बॉय फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, दे सेपरेट, दे रियूनाइट, बट जिस तरह से पेश किया गया है, तो लव एज एन इमोशन इज इटर्नल, है ना। तो आप जरूर देखिएगा। तो और कहाँ चल रहा है? बॉम्बे पूना में होता है। इट इज येट टू गैदर मोमेंटम, बिकॉज जो तीनों भी है ना, एक राइटर इज ऑल्सो मिलेनियर एंड द 2 एक्टर्स आर ऑल्सो मिलेनियर्स। तो उसके शो हो रहे हैं, धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगर बताइएगा मुझे। आप फ्री हैं तो साथ में चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली। हाँ, तो अभी टवर्ड द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन मैंने एक फिल्म देखी थी, क्योंकि आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं। वो ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था उसको। फिल्म थी पास्ट लाइव्स, सेलिन यूंग करके, कोरियन अमेरिकन। तो उसकी थीम क्या थी कि इट्स बेस्ड ऑन अ कोरियन फिलोसफी इन यून। फिलोसफी क्या है, जो अभी हो रहा है वो पहले हो चुका है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वैसे तो हम पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन शायद ये पहले हो चुका है, आगे भी होगा। और क्या वजह है कि साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कोई आदमी सामने से आ रहा है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन आप उसको हेट करते हैं या फिर उसको लाइक करते हैं। उसके पीछे क्या है, वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। तो आप इसके बारे में आप इन विचारों से इत्तेफाक करते हो कि आफ्टर लाइफ, see, there are many past things life. which we have not been able to understand, and which our knowledge base has not expanded enough to understand that. True. And one of the thing which is like the string theory, जो बात कह रही है कि perhaps time is not the way we understand time. Perhaps everything which is past or future has already happened, and it is our passage through these blocks which makes us experience time. Correct. So somewhere the past is existing and somewhere the future is existing. So अब these are theories. Yeah. There is no way we can test. You can't disprove also. And why we cannot test is because we are in the system. yes, है ना? When you are immersed in a system, it is very difficult to understand the scope of the system. आपको सिस्टम से बाहर ही निकलना पड़ेगा to understand what the system is. तो वो तो शायद हम मरने के बाद ही कर पाएंगे जब हम सिस्टम के बाहर निकलेंगे. So I'm saying that these ideas, as you said, we can neither prove them nor we can disapprove them. But certainly they fascinate us, and it is tied up to our primal feeling of who we are, why we are here, what is our purpose. ये सवाल जो हम टाइम इमेमोरियल एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं, तो ये सवाल इन्हीं सब सवालों का ही एक्सटेंशन है कि जो जैसे जैसे हम नॉलेज एक्वायर करते जा रहे हैं. अब आप सोचिए, जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त सोलर सिस्टम था और उसके ऊपर सिर्फ एक चादर तारों की थी. एंड नाउ बाय द टाइम वी रीच 1930s and 1940s, वी रियलाइज दैट we are not the only galaxy, there are many galaxies like us once the Hubble telescope comes in. So our idea of universe started expanding till what we are, where we are standing today, where we realize that it's kind of vast, 93 billion light years. That's the kind of scope that we are talking about. तो अब जैसे जैसे और हमारा नॉलेज एक्सपैंड होगा, हमें और चीज़ें पता लगेंगी. एंड आई थिंक what is important is to create that culture where knowledge and the search for knowledge is appreciated. ये जो एक तरह का की जो जिहालत है कि आप इग्नोरेंस को या जिहालत को या मैंने सोच लिया वही फैक्ट हो गया, इस तरह के कल्चर को जो है हमें रोकना चाहिए. जिसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक सर्च होनी चाहिए जवाब की, ढूंढने की कि इस दुनिया में क्या है. वो टेम्पर हमारा होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. अदरवाइज़ हम कत्ल गारत करके, खून करके एक दूसरे का ये दुनिया तबाह कर देंगे. दुनिया चलेगी, हम शायद ना रहें उसमें.
Earth will find its way back and it will bounce back. But as many species before have come and have vanished, we possibly will also vanish. Yes, very true. We started on a philosophical note, our conversation. Ji. We are also ending on a very esoteric and philosophical note. But not before Ji. You recite a few lines from your creation, a poem. कोई शायरी सुना दीजिए 4 लाइन. ये एक नज़्म मैंने लिखी, इरशाद. इतिहास की कगार। ये बात सच है कि सब यहूदियों से नफरत नहीं करते थे। ये बात सच है कि सब यहूदियों से नफरत नहीं करते थे। कुछ मौका परस्त थे, केवल सत्ता के साथ ही दिखते थे। कुछ मौका परस्त थे, केवल सत्ता के साथ ही दिखते थे। कुछ लोभ लालच की होड़ में सिर्फ लूटने की चाह रखते थे। कुछ लोभ लालच की होड़ में सिर्फ लूटने की चाह रखते थे। कुछ मजबूर आदेश अनुसार बताई राह पर ही चल सकते थे। कुछ मजबूर आदेश अनुसार बताई राह पर ही चल सकते थे। कुछ रोज़मर्रा की भंवर में फंसे अपनी राय तक नहीं रखते थे। तो कुछ राजनैतिक चक्र का एक दौर, आज कुछ कल कुछ और समझते थे। पर अफसोस इतिहास की कगार पर ये सब जो नफरत नहीं करते थे, एक ही लग्गी से नापे जाएंगे। सब के सब नाज़ी कहलाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर. थैंक यू सो मच। हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई. उम्मीद है आपको भी हुई. मुझे भी बहुत खुशी हुई अनिल जी, एंड होपफुली विल हैव मोर कॉन्वर्सेशंस।